हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ सीजीएल का सवाल लेकर, जो कि पाई चार्ट के वो सवाल हैं जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। आज का जो फर्स्ट सवाल है वो आपका सवाल डायरेक्टली प्री का है और बाकी के सवाल डायरेक्टली सीजीएल के मेंस से लिए गए हैं। देखिए, जो सारे सवाल होते हैं जो मैं प्रीवियस ईयर के उठा रहा हूँ सवाल, आपने देखा होगा पाई चार्ट में जितने भी सवाल मैंने लिया है सिर्फ प्रीवियस ईयर के सवाल लिया है, कोई भी एक्स्ट्रा सवाल आपके सामने नहीं है। पैटर्न भी इतना ही सारा है। इसके बाद जो भी सवाल आते हैं आपको सारे बनाने हैं। असाइनमेंट्स आपको मिल चुका है, असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। मेरा काम है आपको बताना, आपको सही रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलना आपका खुद का मतलब निर्णय होना चाहिए। मेरी कोशिश है, सही गलत आपको बताऊंगा। देखिए, पाई चार्ट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे क्वेश्चन ईजी भी बनते हैं, लेकिन जहाँ वो टेबल से कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो सवाल अपने आप में एक टफ लेवल का हो जाता है। अगर उस सवाल को डायरेक्टली बार चार्ट से, ग्राफ से कनेक्ट किया जाएगा तो भी सवाल लेवल टफ हो जाते हैं। आपने अभी तक बेसिक लेवल सवाल देखा था, मतलब सीजीएल का प्री लेवल तक का सवाल देखा था। अभी हम आज के सवाल जो करने वाले हैं उसमें आप मेंस लेवल के सवाल देखेंगे जो पूछे गए हैं सीजीएल में। पढ़ाई करते रहिए, असाइनमेंट्स बनाते रहिए, और इसके बाद एक काम आपका बनता है कि जो भी सवाल आपसे नहीं बनते हैं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन आता है, थोड़ा सा भी डाउट्स होता है, आप क्लियर जरूर करें, क्योंकि सवाल बनाने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको सवाल बनाने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल कम समय में बने, वही आपको रिजल्ट में काम आने वाला है, एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है। ये सीजीएल प्री का सवाल है, आप इसको एक बार पढ़िए। देखिए, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि 2009 में 7 गांव के बारे में बता रहा है कि 2009 में इसकी जनसंख्या का प्रतिशत इस तरीके से थी। अब आपको ये दिमाग में रखना कि जो 7 गांव हैं, इतना ही गांव है सिर्फ, इसके बाद कोई गांव नहीं है। अगर आप प्रतिशत सारे का जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 100%। इसका मतलब जहाँ की भी बात हो रही है वो 7 ही गाँव है टोटल, वहाँ पे पूरी जनसंख्या इतना ही है। तो कह रहा है कि आप कह सकते हैं कि एक पंचायत जो होता है वहाँ पे 5-7 गांव होते हैं एक पंचायत में। तो आप कह सकते हैं एक पंचायत की कहानी कही गई है कि एक पंचायत में जो है 7 गांव हैं, 7 गांव की जनसंख्या प्रतिशत में इस तरीके से दी हुई है। आपसे बोल रहा है कि इसी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर के हैं। तो उसका प्रतिशत दिया हुआ है कि जो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या जो है, जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं गांव एक्स में, वो टोटल गांव एक्स के जितनी भी जनसंख्या है उसके सिर्फ 38% हैं। उसी तरह बाई की जितनी भी जनसंख्या है उसके 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सवाल समझ में आ गई? यही सवाल कर रही है सारे गांव के बारे में। अब देखिए, इस पे जो सवाल आपके सामने आ रहा है वो सवाल सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि गांव एक्स के बारे में पूछ रहा है कि गांव एक्स में अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 12,160 है तो आपको बताना है गांव एस में कितने लोग रहते हैं, या फिर गांव एस की जनसंख्या क्या है। सवाल बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, कैसे करना है, आप कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेज आप पढ़े हैं, परसेंटेज तो मैंने भी पढ़ा है आपको जब मैं ये बोलता हूं कि कोई संख्या जो है 12 है, किसी दूसरी संख्या का 30% है, कोई दूसरी संख्या, कोई एक संख्या जो 12 है ये किसी दूसरी संख्या का 30% है। कोई भी दूसरी संख्या हो सकती है। मैंने बोला जो दूसरी संख्या बाई है, तो बाई का ये कितना है, 30% है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर बाई का 30%। तो आप बाई को क्या करते हैं, आप बाई को कहते हैं 12/30% कर सकते हैं, और ये जब आप करते हैं तो आपको जवाब आता है 40। आता है कि नहीं? अच्छा, और तरीका आप क्या करते हैं, आप देखते जाइए क्या क्या तरीका करते हैं और सब में क्या होता है एग्जैक्टली। आपको सारा कुछ एक ही चीज होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों एक चीज है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि डीआई को स्ट्रॉन्ग करना है तो परसेंटेज का बेसिक, एवरेज का बेसिक आपको, और रेशियो का बेसिक, इन 3 चीज का बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहां पे देखिए, आप कहेंगे सर 30% मतलब 3/10, यही सवाल हुई ना। तो 3/10 किसका, बाई का जो 3/10 है वो है 12।
तो 3/10 12, मतलब ये आपका कितना है 12। तो फिर ये कितना होगा, यही तो सवाल था, तो 3 का 4 गुना तो 10 का 4 गुना। आपको फिर से जवाब वही निकल कर आया। आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बाइक का जो दूसरा नंबर है उसका 30% कितना है 12 है, तो उसका 1% कितना होगा, तो कहेंगे 12/30, और उसका 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे 12/30 और गुना 100। फिर से आपको जवाब निकल कर आएगा 40। ध्यान से देखिए, ये जो 100% है इसको आप बोलते हैं 1, बोलते हैं कि नहीं? और ये किसका 1 है, तो कहेंगे सर ये तो 30% हम लिए थे, तो दूसरे संख्या का 30% था, तो दूसरे संख्या का ही 100% हम निकाले हैं, और दूसरे संख्या का 100% को 1 बोलेंगे। अब आपको सीधा यह समझना है कि जब भी आपको दी हुई चीजें 1% में है और एक वैल्यू में है, तो प्रतिशत वाले की 1 बनाएंगे। प्रतिशत में जो वैल्यू 30% है वही वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू में 12 है। आपको पता करना है कि प्रतिशत वाली की टोटल वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे 30% से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30% की वैल्यू 12, तो 1% की वैल्यू 12/30 और 100% की वैल्यू कितनी। या फिर आपको पता है डायरेक्टली, जब आपको पता है कि 100% तो एक ही होता, तो डायरेक्टली यहां से एक की वैल्यू क्या बताएंगे, तो कहेंगे सर 12/30%। इसका मतलब कि जब भी किसी प्रतिशत के वैल्यू से पार्शियल प्रतिशत आपको दिया हुआ, उससे डायरेक्टली उसी संख्या को डिवाइड कर देंगे जो उसी का एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे कह रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन एक्स की जनसंख्या जो है 12,160 है। बिलो पॉवर्टी लाइन एक्स की जनसंख्या मात्र 38% है। अगर इसको हम 38% से डिवाइड कर देते हैं, 38% से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक्स की पूरी संख्या निकलने वाली है, पूरी जनसंख्या पता चल जाने वाली है। और आपको पता है एक्स की पूरी जनसंख्या कितनी है 16%, मतलब ये आपको कितना की वैल्यू निकल कर आ गई 16% की। अगर 16% से भी डिवाइड कर देंगे इसे, अगर इसे 16% से भी डिवाइड कर देंगे, तो कहेंगे सर ये तो फिर पूरे 7 गांव की पूरी जनसंख्या निकल गई। बिल्कुल पकड़ में आ रही है कि नहीं बात? और लेकिन आपको तो एस की बताना है, और पूरे का एस मात्र 11% है, तो 11% बताना है। अब इसको कटिंग कीजिए और आंसर निकालिए। देखिए प्रतिशत तो सारे जगह से कैंसिल आउट नहीं होगा, एक जगह बचेगा जो आपको ऊपर जाकर 2 0 बनाएगा। मैं यहाँ 2 0 कर दिया, इसको काट दीजिए आप 38 दूना 76, 38 तिया और 38 दूना 2, 320 बार में कटेगा। 16 से काट दीजिए 2 और ये 0, और मिल गया 22 और 3 0। तो ये आपको जो जनसंख्या निकल कर आई, ये कौन सी जनसंख्या निकल गई? गांव एस की पूरी जनसंख्या निकल कर आ गई कि गांव एस में कितने लोग रहते थे। क्लियर है? सेकेंड सवाल पे बढ़ूं। सेकेंड पार्ट जो इसका है, सेकेंड पार्ट में आपका कह रहा है कि जो टी है, गांव जो टी है और गांव जो जेड है, टी आपका यहाँ है और जेड आपका यहाँ है। इस दोनों गांव में जो पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे की है उसका अनुपात बताना है। तो आप बताइए कि गरीबी रेखा से नीचे टी में कितने लोग हैं, तो कहेंगे सर टी में जितना भी पॉपुलेशन टी का है, तो कहेंगे टी का जितना भी टी में जनसंख्या उसका 46% लोग नीचे हैं, किसके? पॉवर्टी लाइन के, मतलब गरीबी रेखा के। तो टी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21%, और जितना टी की जनसंख्या उसका 46% गरीबी रेखा से नीचे है। आपको अनुपात बताना है, तो आप कीजिए जेड को लीजिए, जेड की पूरी जनसंख्या 11% गुना कहाँ गया जेड 42%। जेड की पूरी जनसंख्या क्या 42%, इसके नीचे है। इसको 2 से काट दीजिए और 2 से 23 काट दीजिए, और अनुपात आ गया, प्रतिशत सारा उड़ गया, 23:11। उम्मीद है आपको यहाँ तक स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये आपके सेकेंड सवाल थे। इसमें 2 सवाल आप और है आपका, मैं भी बता रहा हूँ, उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे। ये हमारा क्या है? भी है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो इसका है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि गांव आर की आबादी 3200 है, गांव आर की आबादी 3200 नहीं 32,000 है, तो गांव बाई की गरीबी रेखा से के नीचे की आबादी बताइए। तो आप बताइए मुझे 3200 जो है 3200 जो है किसकी आबादी है?
गांव आर की, तो अगर पिछला मेथड के अनुसार अगर 16% सब डिवाइड करेंगे तो पूरे की आबादी निकल जाएगी, पूरे की जनसंख्या निकल जाएगी। और आपको पता करना है गांव बाई की, तो गांव बाई की संख्या कितनी है, 15% मात्र। तो इसका 15% निकाल लेंगे और उस गांव बाई का आपको बताना है गरीबी रेखा से नीचे, मतलब उसका भी 52% निकालेंगे। ये तो आप कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2000। तो आपको पता चल गया 1% की, गांव बाई की आबादी पता चल गया 15% की। क्लियर है कि नहीं है। अब इसके बाद इसका भी जो है कितना, तो कहेंगे सर 52%। ये क्या है आपके, कहां की आबादी है ये गांव बाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी है। गुना कीजिए जल्दी से, कितना आ गया, 15 दूना 30, 3 शून्य और 0 0 कट गया, 1% को लेकर। अब 52 5 15, 3 दूना 6, 15,600। देखिए ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन देखिए थर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल जो है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, सवाल कैसे बनते हैं तरीका देखिए, क्योंकि यही तरीका काम आने वाला है। आपके सवाल डिटो कॉपी होना इतना आसान नहीं होता है, कॉपी होना इतना आसान नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता ही नहीं है, कॉपी होता है सवाल, लेकिन बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्ट हमेशा कॉपी होता है, कॉन्सेप्ट आपका इधर उधर नहीं जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट मतलब कि सवाल को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है और कैसे बनाया जाता है। देखिए सवाल कह रहा है कि लास्ट पार्ट इसका जो है कह रहा है 2010 में प्रत्येक बाई और भी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। जनसंख्या में बाई और भी, आपका बाई कहाँ है तो आप बाई ये है, और भी कहाँ है तो भी आपका ये, दोनों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है 2010 में। और याद रहे इसके इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ था, जो जनसंख्या की आबादी की जो डिटेल दी गई थी ये 2009 की दी गई थी। इसका मतलब 9 से 10 में 10% की वृद्धि हुई है। किस किस गांव में, बाई में और भी में, बाई में और भी में। अब बोल रहा और गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सभी गांवों के लिए अपरिवर्तित रहता है। मतलब ये जो गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत है ये सेम टू सेम रहता है सभी गांवों के लिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। यदि 2009 में बाई की आबादी, 2009 में बाई की आबादी बोल रहा है कि अगर 30,000 है, 30,000 थी, तो 2010 में गांव भी की गरीबी रेखा के नीचे की आबादी पूछ रहा है। तो आप बताइए 2009 में अगर आपको जनसंख्या दी हुई है और आपको पता है 2009 का हिसाब किताब इस तरीके से हुआ था, तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर ये तो 15% की आबादी हो गई। इसके अनुसार आप भी की आबादी पता कर लेंगे, और जैसे ही भी की आबादी पता चल जाएगी आप 10% बढ़ा के कहेंगे ये तो अब 2010 की आबादी हो गई। जैसे ही 2010 के गांव भी की आबादी आपको मिल गई, अब गांव भी का पता कर लेंगे कितना है हमारा 58%, और ये हो जाएगी आपकी कुल आबादी 2010 में गांव भी की जो गरीबी रेखा से नीचे है। क्लियर है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे सर इसको 15 से काट दिया 2 आ गया 2000। गांव भी के लिए कितने प्रतिशत की चाहिए, 10%, तो इसी में 1 0 बैठा दिया, आ गया ये पूरे गांव भी की आबादी। और इसका 10% बढ़ जाना, 2010 में 10% आबादी बढ़ जा रही है, तो आप कहेंगे सर 110% हो रही होगी, तो 110% यहां लगा दीजिए। अब ये जो आबादी हो गई ये 2010 की गांव भी की कुल आबादी है, और इसी का 58%, क्योंकि गांव भी में 58% लोग गरीबी रेखा से नीचे, और हमें वही पता करना है। इसी का 58% गांव किसमें रहते हैं, भी में गरीबी रेखा से नीचे। अब आप देखिए कि यहाँ 4 शून्य, यहाँ 2% कैंसिल आउट, तो 1 0 हो गया, और 58 गुना 2 गुना 11, तो 58 60 दूना 120, 116 गया ना, और 116 देख लीजिए कितना आ रहा है 1 2 7 6। तो ये हो गई गांव भी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 2010 में। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट सवाल था, जो कि सीजीएल प्री का लिया हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट पूछा गया सवाल ये, और यही सवाल आपको कराया हूं। आपने देखा होगा सवाल बहुत टफ नहीं थे, लेकिन लेवल के थे। अब जो नेक्स्ट सवाल लेकर आ रहा हूं, सवाल नंबर 2 इस क्लास का, वो देखिए मेंस के सवाल है, सीजीएल के मेंस के। आप देखिए सवाल को, सवाल करा कि कोई एक परिवार है जिसके खर्चे जो हैं, मासिक खर्चा, मतलब पूरे परिवार जितना भी पैसा कमाता है उसका कुछ खर्चा करता है। तो खर्चा का हिसाब दिया हुआ है कि वो भोजन पे इतना खर्चा करता है, किराए पे इतना खर्चा करता है, बचत करता है इतना,
कपड़े पे इतना खर्चा करता है और अन्य खर्चा जो विविध मिसलेनियस जो हो गया छोटी मोटी चीज़ों को मिलाकर वो इतना करता है। यहाँ पे आपको प्रतिशत में नहीं दी गई है बात, वैल्यूज प्रतिशत में नहीं दी गई है, एंगल में दी गई है। तो और एक साथ बात और कही गई है कि कपड़ों पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना है, 825 रुपये का है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको सवाल नंबर 1 पूछ रहा है कि टोटल आय बताइए। अब इस सवाल को बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इस सवाल को जैसे ही आपने नज़र डाला होगा, देखिए मैं हिंदी में लिखा हूँ सवाल, हिंदी में इसलिए लिखा हूँ कि मुझे अचानक लगा कि नहीं मुझे सिर्फ हिंदी में इस बार लिखनी चाहिए, तो मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं आपके पास क्वेश्चन थी स्क्रीन पे, आप उसके अनुसार से पेपर पे बना के ट्राई कर कीजिए। और बोलने के लिए मैं इंग्लिश में बोलूँगा, ध्यान नहीं देना, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कपड़ों पे खर्च हो रहा है, जो क्लॉथ्स पे जो खर्च हो रहा है वो एंगल में है, जो सेविंग्स है वो एंगल में है, जो रेंट है वो एंगल में है। तो इस तरीके के सवाल में आप इसको डिग्री में है तो डिग्री में है, एंगल में है, तो क्या करेंगे आप इसको, आप कुल आय निकालने के लिए आपको कंपेयर करना होगा। 36 तो इतना, तो इतना, ये करना होगा, वो हम करेंगे। लेकिन इस सवाल में इसको और भी छोटा किया जा सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल को देखिए, सारे का सारा एंगल 18 का मल्टीपल है कि नहीं है? सारे का सारा एंगल 18 का मल्टीपल है। तो आप देखिए कि 18 को जगह पर इसको 2 लिख दें, 18 × 72, 18 × 6 का टोटल से 18 × 54 और 18 × 5 = 90। तो आप अनुपात के रूप में आप सवाल को लेकर चले आए हैं डायरेक्टली। कितना? तो 3 2 5 5 5 10 10 10 20 हो गया। आप चाहें तो इसको 36 से डिवाइड करते तो आपको एग्जैक्ट प्रतिशत में निकल कर आ जाती वैल्यू। हालांकि ये भी प्रतिशत में, टोटल यूनिट कितना आ गया आपका, 20 आ गया। 20 की वैल्यू 100%, तो 1 की 5 प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसलिए ऐसा किया हूं कि इसमें देखिए आपको डायरेक्टली दिख रही है 2 की वैल्यू कितनी है, 825 है। कपड़ों की वैल्यू कितनी है, 825 है। आप मुझे बताइए, आपसे कुल आय पूछ रहा था, आप मुझे बताइए टोटल कुल आय कितना हो गया। तो कहेंगे 3 2 5 5 5 10 और 6 4 10। इजी नहीं है जोड़ना? तो आपको कितना आ गया, 1 0 सिर्फ यहाँ पे बैठा देना है। जो नहीं चाह रहे हैं कैंसिल करना, जो चाह रहे हैं कि नहीं कैंसिल मैं क्यों करूं, उनके लिए बता दे रहा हूं कि आप देखिए क्लॉथ्स पे, कपड़े पे कितने का खर्चा है। तो कहेंगे सर 825 रुपये का। लेकिन इस पाई चार्ट के थ्रू कपड़े की वैल्यू कितनी है, तो 36 डिग्री। और टोटल कितना होता है एक सर्कल के अंदर, एक पाई चार्ट के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब 36 डिग्री की वैल्यू 825, तो 360 डिग्री की वैल्यू के लिए 1 0 चिपकाना होगा। मैंने 1 0 चिपका दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कुल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। कुल आय इसकी कितनी है, तो कहेंगे सर 20 यूनिट। उसका कितना प्रतिशत बचाता है, तो कहेंगे सर बचत तो मात्र 3 है, बचत तो 3 है। तो 20 का 3, तो 100 का 5 से गुना कर दीजिए, 15% बचाता है। जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ देखिए कि 54 डिग्री बचा रहा है। कितने में से, 360 डिग्री में से। तो 360 डिग्री में से 54, तो आपको 100 डिग्री में से कितना, या फिर 100 में से कितना, तो आपको रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कितना, 15%। दूसरा चीज पूछ रहा है भोजन और अन्य। अन्य मतलब भोजन हो गया आपका फूड, फूड और मिसलेनियस का रेशियो पूछ रहा है। फूड पे कितना है आपका, तो आप देखिए कि फूड पे 6 है, मिसलेनियस पे कितना है, 4 है। तो 6 और 4 का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। सीजीएल मेंस का सवाल है, डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है। सवाल देख रहे होंगे आप, कितना हिंट दिया हुआ सवाल के अंदर। ये हिंट जो दिया हुआ सवाल के अंदर कितना इजी कर रहा है। कपड़ा प्लस अन्य का एवरेज आपसे पूछ रहा है। कपड़ा प्लस अन्य, फूड प्लस मिसलेनियस का एवरेज पूछ रहा है। आपको पता है फूड प्लस मिसलेनियस का एवरेज कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर फूड कितना है, तो फूड आपका 6 है, मिसलेनियस कितना है, 4 है। तो एवरेज कितना आ गया, कितना है, जल्दी बोलिए, 10/2 मतलब 5। 5 की वैल्यू आपको बतानी है। और आपको पता है 2 की वैल्यू 825 है, 2 की वैल्यू 825 है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 825/2, और 5 की वैल्यू इतना गुना 5। इसको सोल्व कीजिए और रिजल्ट लेकर आइए। रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि नहीं कपड़ों और अन्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर कपड़ों और किराया है। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, कपड़ा और किराया है, मतलब रेंट है। ये बताइए रेंट पे कितना हो रहा है, कपड़ा पे कितना है, कपड़ा कहाँ गया आपका, कपड़ा पे 2 है, और रेंट पे कितना है, किराया मतलब 5, 5 2 7 यूनिट हो रहा है। तो 7 एवरेज कितना आ जाएगा, 7/2। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 825/2। तो 7/2 यूनिट की वैल्यू 825/2 गुना 7/2। और ये जो आएगा रिजल्ट, ये लगभग आ जाएगा आपका 1443.75।
ऑप्शन ए इसको आप सोल्व कीजिएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए 8 7 56 हो जाता है, 56 और एक लगभग 57 और 4 से भाग दीजिएगा तो 56, 14 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, वही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट पे आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 पे। बोल रहा है भोजन जो है, कपड़ा जो है और अन्य जो है, इसका औसत का अनुपात पूछ रहा है बचत और किराए के औसत के साथ। तो भोजन, कपड़ा और अन्य का औसत कितना होगा? भोजन कितना आपका है? भोजन 6 हो गया, डायरेक्ट जोड़िए 6। कपड़ा कितना हो गया? 2 6 2 8 और अन्य कितना हो गया? 8 4 12, 12/3 कितना होता है? 4 बटा। बचत प्लस किराया, बचत कितना है? 3, किराया कितना है? तो कहेंगे 5, 5 और 3 8, 8/2। 8 का औसत कितना होता है? 8 का मतलब 8/2 हो जाएगा इसका औसत दोनों का, तो दोनों का 4 4 आ गया, मतलब अनुपात कितना हो गया आपका? 1:1। तो आपने देखा सिंपल सा सवाल था, लेकिन मेंस का पूछा हुआ है। आप सवाल जब पहले सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल आने वाला है, बहुत टफ आने वाला है, लेकिन आप जब सवाल बनाए तो आपको लगा ये तो छोटा सा सवाल था। एक और सवाल हम ले रहे हैं मेंस का, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल। देखिए सवाल को ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए। सवाल में कह रहा है कि एक ऑफिस है, ऑफिस में टोटल 2400 कर्मचारी हैं, 2400 स्टाफ्स हैं, और ये जो सारे स्टाफ्स हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग इनका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। इसमें से 5 डिपार्टमेंट का नाम इसने बताया है कि ABCD है, और बताया कि जो 2400 कर्मचारी हैं वो किस किस क्वांटिटी में किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा पोजीशन होता है, बहुत सारा फील्ड होता है, बहुत सारा तरीके के काम होते हैं, तो जो पोस्ट होता है वो डिपेंड करता है ग्रुप वाइज बटा हुआ। मान लेते हैं एक ऑफिस में 5 केबिन बना हुआ है, केबिन नंबर ए में इतने कर्मचारी हैं, केबिन नंबर बी में है कुछ, केबिन नंबर सी में इस तरीके से, और 2400 हैं, ये टोटल का टोटल इस तरीके से बटे गए हैं। आपसे सवाल बोल रहा है कि कितने ऐसे ऑफिस पे, कितने ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे स्टाफ की संख्या, कर्मचारियों की संख्या 350 से 650 के बीच में है। देखिएगा सवाल बड़े अच्छे समझिएगा। फिर से सवाल को आप अगर छोटा करना चाहते हैं कि चलो भाई मेंस के सवाल को हम प्री लेवल से भी नीचे करें, तो सबसे पहले देखिए क्या जो एंगल है सारे कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, तो कहेंगे सर सब तो 18 का ही मल्टीपल है। तो 18 एकम 18, 18 3 34, 18 5 90, 18 4 72, 18 7। क्लियर है कि नहीं है? एक बार इसको राउंड जोड़ लीजिए तो 7 और 3 10 और 10 10 20 आ गया। आप जोड़िए 20 आ गया आपको। अब आप बताइए 20 जो है, ध्यान दीजिएगा 20 जो है, ये 20 की वैल्यू 2400, ध्यान से देखिएगा 20 की वैल्यू 2400, 20 की वैल्यू कितनी हो गई? यही 20 हमारा 2400 एम्प्लॉय को दर्शा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो कहेंगे 120। बहुत अच्छे समझिएगा। और 3 की वैल्यू 360। मैं अब क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को इसके अंदर सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें 350 से ज़्यादा 660 से कम चाहिए, तो 1 की वैल्यू तो 120 हमने निकाल लिया। अब 3 की वैल्यू हमें पता है 360 है, तो होगा 1 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू 360, हम 360 से ऊपर 350 से ऊपर आ चुके हैं। अब 12 5 60, 12 5 60, 5 तक चले जाएंगे, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? तो कहेंगे 600। मतलब 3 या फिर 4 या फिर 5 एम्प्लॉय जिसमें दिख रहे हैं आपको, जो नंबर हमने निकाला है 3 या 4 या 5, यही वो डिपार्टमेंट है जहां पे कर्मचारियों की संख्या 350 से 650 के बीच में है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया। मैं जो तरीका बता रहा हूं क्या क्लियर है तरीका? मैंने इसको क्या किया कि मैंने बोला कि भाई इसमें जो कर्मचारी टोटल है 20 ही हैं, टोटल कर्मचारी 20 ही हैं, लेकिन फिर दिखा मुझे कि यहाँ तो कर्मचारी 2400 हैं, तो मैंने बोला कि जो मेरे अनुसार 20 हैं वो एक्चुअली 2400 हैं, तो मेरे अनुसार जो एक हैं वो एक्चुअली 120 होंगे, और जो एक्चुअली 350 होंगे वो से वो ज़्यादा होंगे, मेरे अनुसार 3 होंगे। या फिर मैंने 4 लिया तो 480 आया, या 5 लिया तो 600 आया। जैसे ही मैं अपने अनुसार 6 लूँगा तो एक्चुअली 720 चला जाएगा, जिससे ऊपर चला जाएगा। मतलब इसके अनुसार 3 हो या फिर 4 हो या 5, इतना ही जो वैल्यू आ रही है, यही वो डिपार्टमेंट है, यही वो सेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 350 से ज़्यादा या फिर 650 से कम। तो आपको इसका जवाब कितना मिल गया? 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं।
सेकेंड सवाल पे आ रहे हैं, कह रहा है कि 40% ए का 40% लेकर बराबर बराबर बी और ई को दे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ए का 40% लेकर बराबर बराबर बी और सी में, बी और ई में दे दिया गया है। ए में जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी स्टाफ थे, वहां से लिया गया है 40% उनका निकाला गया। बोला गया भैया आप बी डिपार्टमेंट में जाइए आधा और आधा ई डिपार्टमेंट में जाइए। अब आपसे पूछ रहा है बी और सी डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी है उनके बीच अंतर क्या रहा, कितने कर्मचारियों का अंतर आ गया बी और सी डिपार्टमेंट के बीच। ये आपका सी है, ये आपका बी है। तो आप देखिए कि मैं फिर से इसी चीज को यूज कर रहा हूं। तो आप बताइए कि 7 का 40% अगर इसको दिए होंगे, यहाँ पे 7 है, 7 का 40% दोनों को दिए होंगे, तो 20% इसको मिला होगा, 20% इसको मिला होगा। मतलब जो B है ये 7 का 20% कितना होता है, 1.4 होता है कि नहीं। 1.4 से बढ़ गया होगा, मतलब ये 1 था, अब कितना हो गया होगा, तो कहेंगे सर 2.4। ये जो हमारे सामने है ये कितना है, तो कहेंगे सर 4। ये भी 1.4 से बढ़ा होगा, तो ये कितना हो गया होगा, 5.4। आप मुझे बताइए, हालांकि आपको ई की जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी, हमें ई की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो बी और सी से मतलब है। तो बी की 2.4, इसको रहने दीजिए, बी की 2.4 और सी का मुझे बताइए, तो सी का हो गया 3 और 2.4 का डिफरेंस कितना हो गया, 0.6। 1 की वैल्यू 1.06, तो 0.6 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6 गुना 120 और 12 छक 72 एम्प्लॉय का डिफरेंस है। आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है? आपको मैंने बताया था क्लासेस जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको तरीका बदलेगा, हर चीज़ बदलेगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, अगर बेस आपका स्ट्रांग आपने कर लिया, आपने स्टार्टिंग का वीडियो देखा है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मजा आएगा पढ़ने में। एक और सवाल है, लास्ट सवाल थोड़ा सा मैं देख लूँ, मैं भूल गया क्या था लिखा हुआ। लास्ट सवाल था कि यदि कर्मचारी सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, अच्छा कार्यालय सी में बोल रहा, अगर सी डिपार्टमेंट में पुरुष कर्मचारी 20% हैं और ई डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारी 40% हैं, तो पूछ रहा है सी डिपार्टमेंट में और ई डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। सी डिपार्टमेंट में पुरुष और सी डिपार्टमेंट में महिला, सी डिपार्टमेंट में पुरुष दिया है, सी डिपार्टमेंट में महिला चाहिए। तो आप मुझे बताइए सी डिपार्टमेंट में अगर पुरुष 20% हैं तो महिला कितने प्रतिशत होंगे, तो कहेंगे सर 80%। जब इतना पता है तो सी में टोटल बताइए कितने हैं, तो कहेंगे 3 है, तो 3 का 80% कितना हो जाएगा, 8 3 24, 2.4, ये आपको निकल कर आ गए सी में महिला। ई में महिला कितना हैं, तो 40% हैं, कितनी है 40% है। ई में टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4 का 40% कितना होता है, 4 4 16। यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, 1.4 सॉरी 1.6। अब देखिए काट दीजिए, तो 3 और 2 का अनुपात आ गया। यही आपसे पूछ रहा था। सवाल ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो छोटा मतलब कहने का मतलब, आप अगर मेरे मेथड से पढ़ते हैं तो आपको सवाल छोटे मिलेंगे और तब आपको लगेगा कि हाँ सवाल बहुत टफ नहीं है। तो चलिए एक सवाल और ले रहे हैं हम। इस क्लास का ये लास्ट सवाल है और ये भी सीजीएल मेंस का ही सवाल है। जैसा कि आपको पता है सारे सवाल सीजीएल मेंस के हैं, फर्स्ट वाले प्री के थे। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में एग्जाम हुआ था, तो एक बच्चा का जो एग्जाम हुआ था 5 सब्जेक्ट्स में, उसकी डिटेल इस तरीके से बताया गया है कि अगर हम इस भाषा में बात करें कि उसके कुल नंबर 360 डिग्री थे, तो उसने ए में 60 डिग्री लाया, बी में 84 डिग्री लाया। थोड़ा सा अटपटा सुनने में, लेकिन सही है। अब सवाल कर रहा है कि इसके अधिकतम अंक एक सब्जेक्ट्स में कितने थे, फुल मार्क्स कितने थे एक सब्जेक्ट के, 150, और टोटल इसने कितना नंबर लाया है 600। ऐसा सवाल दिया हुआ है। सवाल में ये दिया हुआ है कि टोटल नंबर ये लेकर आया है 600, जबकि इसको लाना कितना था, तो कहेंगे सर 150, 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 750 नंबर के एग्जाम हुए थे, मात्र 600 लाया है। क्लियर है? अब देखिए सवाल आपसे सबसे पहले बोल रहा है कि ऐसा कितना जगह है, ऐसा कितना सब्जेक्ट है जिसमें इसका नंबर जो है, इसका जो अंक है, इसका जो स्कोरिंग है, वो कुल स्कोरिंग का जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा है। मतलब इसका जो औसत जो स्कोरिंग है, औसत अंक है, उससे ज़्यादा ही कितने सब्जेक्ट्स में, कितने विषय में अंक लेकर आया है। तो पहले हमें पता करना होगा औसत पता करना होगा, उसके बाद हम आएंगे सवाल पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा तरीका होता है औसत पता करने का। एक तो आप देखिए सबसे छोटा इसमें 60 दिख रहा है,
तो 60 को हम औसत मान लेते हैं। हमें जो ज़्यादा मिलकर आएगा उसको फिर से बंटवारा कर देंगे सब में, तो पता चल जाएगा 60 से ज़्यादा है। अगर हम 72 लेते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला, या 68 लेते हैं तो कुछ ज़्यादा कुछ कम है, तो कहीं माइनस प्लस का भी हिसाब करना होगा। अगर आप इस मेथड से थोड़े से प्रैक्टिस में नहीं है इस मेथड से, क्योंकि मैं मेथड एवरेज में भी बताया था, और एवरेज का यही लॉजिक ही है, इतना ही लॉजिक है, इतना ही एवरेज है कहता है टोटल। एवरेज का मतलब ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बंटवारा, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बंटवारा बराबर होना चाहिए, इसी को एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। चलिए यहाँ पे वही लगा रहे हैं, हालांकि पिछले वाले वीडियो में भी लगाते हैं इस मेथड को। हम इस 60 को मान ले रहे हैं कि यही हमारा औसत है सारे सब्जेक्ट्स का। तो इस हिसाब से हमको बी में 84 मिल गया, प्लस कितना हो गया, तो कहेंगे सर 24 ज़्यादा है। यहाँ भी ज़्यादा कितना हो गया 8, यहाँ ज़्यादा कितना हो गया 12, और यहाँ ज़्यादा कितना हो गया 16। ये इतना सारा ज़्यादा हो गया, मतलब औसत 60 नहीं था। अगर 60 होता तो सबको बराबर आ जाना चाहिए था, तो इतना से इसका मतलब ज़्यादा हो गया। तो 12 8 20 और 16 24 40, और 40 और 20 60 से ज़्यादा हो चुका है। ये औसत हमने 60 सबको किया तो भी हमारे हाथ में 60 आ रहा है। ये हमारा अंक नहीं है, एग्जाम इसने दिया था, इसका अंक हमें वापस करना होगा, और इसके 5 सब्जेक्ट्स में बराबर बांटना होंगे, 5 विषय में बराबर जाएंगे। तो 60 को अगर 5 विषय में बराबर बांटेंगे तो पर हेड कितना मिलेगा 12, मतलब जो इसका औसत अंक है 12 डिग्री आ रहा है, डिग्री में 12 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? मैं ये औसत इसलिए निकालने बताया हूं क्योंकि इस सवाल में आप औसत निकालने के और तरीके हैं, वो इजी हैं, वो बता दूंगा, एक लाइन में समझ जाएंगे आप। मैं आपको बताया हूं ताकि इस तरह का एवरेज का, अभी जो पिछला सवाल आपने देखा उसमें भी एवरेज नहीं पूछा था, छोटा सा पूछा था, उसको इजी कर दिया था हम लोग। जब एवरेज पूछता है तो एवरेज के लिए यही लगाना है। ये शायद थर्ड वीडियो जहाँ पे मैंने एवरेज का मेथड लगाया है। अब बता रहा हूँ कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। इस सवाल में आपको इसकी जरूरत नहीं है इस मेथड की, मेथड आपको समझाने के लिए बताया मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पुराना क्लास नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रखा हूँ और वो आपसे मिस हो जाएगी अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखते हैं। तो देखिए पूरा कितने डिग्री का ये सारा था मामला, तो कहेंगे सर 360 डिग्री का। तो जब आपको टोटल पता है 360 डिग्री ही है, इसका टोटल सम 360 डिग्री है, तो 5 सब्जेक्ट से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एवरेज 72, ऑब्वियस है। आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एवरेज कितना आएगा 72, 5 ही सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि टोटल जब आप सम करेंगे तो आएगा 360 फिक्स है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 72। तो डायरेक्टली इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं क्या, कि औसत से अधिक कितने सब्जेक्ट्स में मिलाया है। तो कहेंगे सर ये तो 72 ही है, तो ये तो हुआ नहीं, ये 68, ये भी कम है, ये ठीक है, 84 ये भी कम है, ये ठीक है 76। मतलब ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं। आप सबकी पूछ रहा था कितना सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता तो हम बोलते हैं आंसर बी और ई होगा, लेकिन पूछ रहा था कितना सब्जेक्ट्स है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सी और डी में जो अंक लाया है, सी और ई में जो अंक लाया है, ये ए और डी के एक साथ अंक से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए सी और ई में कितना लाया है। तो सी रहा और ये ई रहा, 8 से 14 और 7 से 14, 144। ए और डी के बारे में बात करेंगे तो 6 7 13 हुआ कि नहीं हुआ, 6 और 7 13, 132। कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 12 ज्यादा है, मतलब 11 में कितना 1, तो 1/11, 100 में कितना हो गया 100/11। और इसको जब निकालेंगे तो 9.1/11% आएगा, या फिर 9.09%, जो आप ऑप्शन में देखिए जिस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर? ये सवाल देखिए, बोल रहा है कि जो बच्चा है स्टूडेंट्स एग्जाम दिया है, वो विषय बी और विषय डी में जो अंक लाया है उसका अंतर क्या है। तो देख लेते हैं कितना अंतर है। तो बी में कितना अंक लाया है, तो आप कहेंगे सर बी में तो 84 लाया है, और डी में कितना लाया है, तो डी हमारा 72 लाया है। कितना अंक है, कितना अंतर है, तो कहेंगे सर अंतर तो 12 डिग्री का आ रहा है, मतलब डिग्री के हिसाब से 12 डिग्री का अंतर है, लेकिन इसको तो हमको बदलना है अंक में। और आपके स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि कुल अंक जो है ये कुल अंक जो है ये 600 अंक है, ये कुल 600 अंक है। मतलब इस हिसाब से 360 डिग्री जो है ये कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 12 का 3 गुना ये है, तो ये भी 3 गुना होगा, मतलब 3 से काट देते हैं इसको तो 12 बन गया, और 3 से काट देते हैं इसको तो 20 बन गया। इसका मतलब 12 डिग्री कितना है 20 है। मतलब कहेंगे कि उसका बी और डी सब्जेक्ट्स में जो अंक बोला है उस दोनों अंकों का अंतर जो है ये 20 हुआ।
क्लियर? ये हमारा लास्ट सवाल था और ये सीजीएल मेंस का सवाल था। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट के सवाल को क्लोज कर रहे हैं जो कि एसएससी बेस्ड थे। हमने स्टार्ट किया था पाई चार्ट के सवाल कहाँ से याद है? रेलवे से स्टार्ट किया था। मैंने बता रखा है पहले ही आपको कि सारे सवाल आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। बैंकिंग के डायरेक्ट सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के सवाल ये नहीं है, बैंकिंग के सवाल यही होते हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग का मैं थोड़ा सा उसमें कुछ अलग भी दूंगा और थोड़ा सा कुछ उसमें डिफरेंट करूँगा, क्योंकि बैंकिंग में थोड़े से सवाल के लेवल थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, डिफरेंट होते हैं और थोड़े से लेवल अच्छे होते हैं। तो बैंकिंग का सवाल आएगा, डायरेक्टली बैंकिंग के सवाल में प्रीवियस ईयर को उठाकर दूंगा आपको। उसके लिए आप ऐसा नहीं करना, सोचना है कि आपको मैं थोड़ा सा एसएससी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, नहीं, दोनों पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, सबको लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्लास था पाई चार्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आ रहे हैं किस बात की? बार ग्राफ को नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहे हैं। बार ग्राफ का बेसिक सवाल रहेंगे, प्री लेवल के सवाल रहेंगे, रेलवे के सवाल रहेंगे, एनटीपीसी के, सीजीएल प्री लेवल तक के सवाल रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को देखिए, पसंद आ रहा है तो थोड़ा फायदा हो रहा है तो शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। मिलता हूँ, थैंक यू।